जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर श्रृंखला में आज हम मार्च माह का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, ये दृष्टि आईएएस द्वारा उपलब्ध कराया गया है, तो इसमें सब बहुत ऑथेंटिकेटेड जो है आपके तथ्य रखे गए हैं। अच्छे से पढ़ लीजिए और परीक्षा में आपके फंसेंगे जरूर ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला है, उत्तर प्रदेश तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र रखने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र बनाने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? उत्तर प्रदेश, भारत का। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश जल्द ही तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसमें इन्होंने वर्चुअली 38 फायर स्टेशनों का उद्घाटन किया था। राज्य में यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। ठीक है, वर्ष 2017 तक राज्य में केवल 288 फायर स्टेशन स्थापित थे, जबकि पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक फायर स्टेशन जो है स्थापित किए गए हैं। SDRF समूह जो बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय लखनऊ में। ठीक है, यम इवा, तो यम इवा योजना कहाँ पर चलाई गई है? तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री इवा, मुख्यमंत्री इवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, तो इसका हुआ यम इवा, तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। इसके तहत, इस योजना के तहत जो है प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये तक परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। कौन? सरकार प्रदान करेगी। किसको? 1 लाख से युवा उद्यमियों को तैयार करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर आप उद्यम करना चाहते हैं, कोई रोजगार का मतलब कोई अपना छोटा मोटा उद्यम करना चाहते हैं, रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? बिजनेस के लिए 5 लाख रुपया आप यम युवा योजना के तहत ले सकते हैं, जो कि आपका कोई इस पर ऋण नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऋण प्रदान करेगा, लेकिन यह ब्याज मुक्त रहेगा, ब्याज नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस ऋण पर। इसको 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा योजना के लिए 1000 रुपया आवंटित किया गया है। इसमें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा युवाओं को उद्यम करने के लिए। PM विश्वकर्मा योजना, तो इसमें गांव के जो लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, बढ़ईगिरी और मूर्ति कला में विभिन्न व्यवसायों से लगे लोगों को जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ये याद रखिएगा कि जो विश्वकर्मा योजना है पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है। MSME मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा फैक्ट के रूप में। यूपी सरकार ने स्कूलों और आंगनवाड़ी के लिए धनराशि आवंटित की है। कितनी धनराशि आवंटित की है? तो देखिए, 100 अविकसित शहरों में विकास की गति देने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को व्यापक रूप से बदलने पर कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री निर्देशों के अनुसार 100 महत्वाकांक्षी शहरी क्षेत्रों में 913 स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही 25 अतिरिक्त नए स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। ओके, इस राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 143 करोड़ रुपया, कितना? 143 करोड़ रुपया आवंटित किया है। ठीक है, चलिए, ओखला पक्षी अभयारण्य में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया। तो कहाँ किसने मनाया है? ओखला पक्षी अभयारण्य ने मनाया है विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक, तो कब मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस? 3 मार्च को WWD मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, तो 3 मार्च 2024 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 को मनाया गया, जो उसका थीम था व्यक्तियों और पृथ्वी को जोड़ना। व्यक्तियों और पृथ्वी को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, उसे शास्त्रीय निगाह से देख लीजिए, आएगा तो आपकी निगाह में वहाँ पर आ जाएगा और आप लगा सकते हैं सही आंसर। बच्चों के लिए शैक्षिक सशक्तिकरण पहल शुरू की गई है। हाल ही में किसने शुरू किया है? ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में, कहाँ पर से शुरू किया गया है? सिद्धार्थ नगर जिले से लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए शैक्षिक विकास इकाई यूनिसेड के साथ साझेदारी करके REC प्लस यूनिसेड इसमें साझेदारी करके सिद्धार्थ नगर जिले से इसको 75,500 बच्चों को सम्मिलित करके इस योजना में आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है? शैक्षिक सशक्तिकरण पहल। ठीक है, इसके तहत उनको क्या होगा?
की वित्तीय प्रतिबद्धता। आरईसी लिमिटेड की सीएसआर शाखा आरईसी फाउंडेशन ने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी समर्पण को प्रदर्शित करने के लिए इस पहल के लिए 9.91 करोड़, कितना, 9.91 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। ठीक, आरईसी लिमिटेड है क्या? तो आरईसी लिमिटेड एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। ठीक है, महारत्न कंपनी है। आरबीआई के साथ गैर बैंकिंग वित्त कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी है। ठीक है, आईएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में एक पंजीकृत है। यह विद्युत बुनियादी ढांचा क्षेत्र के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे गैर विद्युत बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में भी विविधता लाती है। तो हमको केवल जो है कंपनी का देखना है कि कौन सी कंपनी है, तो ये गैर वित्तीय कंपनी है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन परियोजना। तो चर्चा में क्यों है हरित हाइड्रोजन परियोजना? हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है, जिसमें 2028 के लक्ष्य के लिए पर्याप्त क्षमता को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी कार्यक्रम के लिए 50.4 बिलियन रुपये, मतलब $608 निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, 2028 तक इसका लक्ष्य इसको रखा गया है। ठीक है, पर्याप्त क्षमता के लिए 50.4 बिलियन रुपये खर्चा किए जाएंगे। सफल होने पर यह नीति भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक, ठीक है, भारत का क्या लक्ष्य है कि 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन किया जाए। ठीक है, हर साल इसका हरित हाइड्रोजन का। ठीक, तो उसी में इसमें अगर उत्तर प्रदेश का हरित हाइड्रोजन परियोजना सफल होती है तो इसका 5वां हिस्सा लगभग उत्तर प्रदेश 20% अकेले उत्तर प्रदेश फुलफिल करेगा। ठीक है, पूरे देश का। तो उसी पर उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। हाइड्रोजन के बारे में देख लीजिए। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक होता है, ठीक है, जिसका उत्पादन करने की सरकार परियोजना लाई है। तो ये अक्षय ऊर्जा सौर पवन का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है। इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इसके तहत विद्युत द्वारा जल H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ दिया जाता है? वायु में, और जल से बना लिया जाता है। जो हाइड्रोजन बनता है वो बनता है हरित हाइड्रोजन। ठीक, 2 प्रकार के हाइड्रोजन का और उत्पादन होता है, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन। जब अपशिष्ट जो CO2 निकलता है उस CO2 को हवा में छोड़ दिया जाता है और हाइड्रोजन बना लिया जाता है, तो उस हाइड्रोजन को कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। लेकिन जब जो अपशिष्ट CO2 के रूप में निकलता है उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता है और हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है, तो उस हाइड्रोजन को कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, आप तीनों विधियों को जान गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट प्रवीण। तो प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण। ओके, प्रोजेक्ट प्रवीण किसने चालू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया है। किस लिए? कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए चालू किया है। इसके माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट प्रवीण अच्छे से देख लीजिए। युवाओं को रोजगार बाजार के लिए तैयार होने के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और नए जमाने के पाठ्यक्रम प्रदान किए गए हैं। यह परियोजना राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्र इसमें शामिल होंगे। तो देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक, 9 से 12 तक के छात्र इसमें शामिल होंगे। छात्र अपने नियमित अध्ययन के साथ साथ IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य, स्वास्थ्य सेवा, परिधान और लेखांकन जैसे हितों से जुड़े हुए ट्रेडों में दैनिक निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा मतलब 9 से 12 और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता है। किसके बीच? माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक MOU है। ठीक है, साझा किया गया है। प्रोजेक्ट प्रवीण को वर्ष 2022-23 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। कब? 22-23 में। इस अवधि के दौरान 150 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में से लगभग 2582 छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को भी इस योजना में जोड़ा गया है, जिसमें 3450 छात्राओं को प्रशिक्षण की सुविधा मिल रही है। ठीक है, इस संस्थानों के माध्यम से अब तक 61,400 छात्रों की कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि कस्तूरबा गांधी के भी छात्राएं जो होती हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। 9 से 12 क्लास तक के लड़कों को इसमें बच्चों को शामिल किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जितने भी बच्चे आते हैं उसको इनमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन UPSDM, इसके बारे में जान लीजिए कि यह यूपी कौशल विकास मिशन की स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर 2013 को। 13 सितंबर 2013 को इसकी स्थापना हुई थी। अखिलेश की गवर्नमेंट उस समय थी, अखिलेश सरकार। यूपी सरकार की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया गया था एक सोसाइटी के रूप में। इसने कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित
करने के लिए सरकारी प्रशिक्षण भागीदारों के अलावा निजी प्रशिक्षण भागीदारों को भी सूचीबद्ध किया गया है। तो इसमें यह मत समझिएगा केवल सरकार ही भाग लेगी, इसमें निजी कंपनियां या निजी प्रशिक्षण भागीदार भी इसमें शामिल हैं। ठीक। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET, तो NCVET को 5 सितंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा एक नियामक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह 1 अगस्त 2020 से पूरी तरह चालू हो गया है। ओके, चलिए अब हम अगला करंट अफेयर देखेंगे। सोनभद्र में 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था। तो ये पुरानी न्यूज़ है, इससे कोई मतलब नहीं है। पीएम ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना लॉन्च की है। हवाई अड्डों के लिए लॉन्च की थी। कहाँ पर? पूरे कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आमदपुर सहित कुल 12 नए टर्मिनल भवनों का अनावरण किया गया था। ठीक है, ये सब इलेक्शन के दौरान किया गया था। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके बारे में देख लीजिए ये कब शुरू हुई थी। तो ये 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। ओके, उद्देश्य क्या था कि असंबद्ध बस्तियों और गांवों को जो मेन कनेक्टिविटी है रोड की या शहरों की, तो उनसे जोड़ना। ठीक। पात्रता थी कि जो आर्थिक सामाजिक जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें अगर 500 प्लस मैदानी मतलब 500 प्लस आबादी है किसी मैदानी क्षेत्र में किसी गांव की, तो उसको जोड़ा जाएगा। और अगर जो है पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य या रेगिस्तान या जनजातीय क्षेत्रों वाले गांव हैं, तो उनका क्या किया जाएगा कि अगर 250 प्लस आबादी होगी उस गांव की, तो उसको जोड़ा जाएगा। तो मतलब 500 मैदानी क्षेत्रों की 500 आबादी होना जरूरी है, और जो है ग्रामीण जैसे कोई पिछड़े क्षेत्रों की 250 आबादी होना जरूरी है गांव की, तभी उनको मेन कनेक्टिविटी दी जाएगी मेन रोड से। ठीक है, तो इनका अलग अलग चरण में इसको चलाया गया। देखिए, जो पहले जब शुरू में हुआ था, तो ये जो है उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में केंद्र सरकार परियोजना लागत का कितना देती है? 90%। और जिस राज्य में रोड बनती है वो राज्य सरकार देती है 10%। ठीक। लेकिन अन्य राज्यों के लिए 60% देती है केंद्र सरकार और प्लस 40% देती है राज्य सरकार। ठीक। तो ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि 60 और 40 का योगदान राज्य सरकार और केंद्र सरकार का रहता है। अब देखिए PMGYC, ठीक है, GSY, ये जो है क्या हुआ था कि इसका पहला चरण कब शुरू किया गया? दिसंबर 2000 में। तो जब शुरू किया गया था तो 100% इसको जो खर्चा आता था केंद्र सरकार ही देती थी। फिर क्या हुआ, इसका दूसरा चरण शुरू किया गया 2013 में। क्यों शुरू किया गया? क्योंकि कहा गया कि इसमें क्या हुआ कि रोडें और बनाई जाएंगी, दूसरे चरण में कहा गया, लेकिन जो पहले चरण में बन चुकी रोडें हैं अगर वो ख़राब हो गई हैं तो उनको भी रिपेयर किया जाएगा। तो इसके लिए चला गया दूसरा चरण। ठीक। दूसरे चरण में क्या हुआ कि इन्होंने बंटवारा कर लिया, क्या कि कुछ रुपया देगा केंद्र सरकार और कुछ रुपया यहीं पर देना होगा राज्य सरकारों को। दूसरे चरण से ही जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी से ये योजना आ गई। देखिए, इसमें बता रहा है कि लागत केंद्र और केंद्र शासित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का साझा की गई। ठीक है, जो लागत थी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच साझा की गई, ये दूसरे चरण में ही साझा किया गया था। ठीक है, 2013 में। फिर आती है तीसरा चरण शुरू होता है जुलाई 2019 में। ठीक। इसके दौरान अनुमोदित किया गया था। यह सुविधाओं को प्राथमिकता देता है, जैसे ग्रामीण कृषि बाजार। ठीक है, तो यही सब है। और PMGSY थर्ड योजना के तहत राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को समेकित करने का प्रस्ताव है। मतलब थर्ड योजना के तहत 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाएंगे। योजना की अवधि कितना है? 2019-20 से 2025-24। ये PMGSY थर्ड कितने दिन तक चलेगी? 2024-25 तक चलेगी। और 2025 में नया जो है PMGSY अगर लॉन्च करना होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो उसका चौथा पार्ट शुरू होगा। ठीक है। देश भर में CAA लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर। तो उस समय जब CAA लागू हुआ था तब की न्यूज़ है। इसमें CAA में जो है कौन कौन शामिल किए गए हैं? तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया। अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया था। कासिमपुर हाल्ट का नाम बदल कर दिया गया था जायस सिटी। जायस का नाम बदल कर दिया गया था गुरु गोरखनाथ धाम। बानी का नाम बदल कर दिया गया था स्वामी परमहंस। ठीक है, तो केवल ये जायस वाला याद रखिए, गुरु गोरखनाथ धाम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसरौली का नाम बदल कर दिया गया था माँ कालिकन धाम। निहालगढ़ का नाम बदलकर राजा बिजली पासी रख दिया गया था। अकबरगंज का नाम बदलकर माँ अहोरवा भवानी। तो ये भी याद रखिएगा, अकबरगंज वाला याद रखिए और जायस वाला। जायस का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ और अकबरगंज का नाम बदलकर माँ अहोरवा भवानी कर दिया गया था। ठीक है। फुर्सतगंज का नाम बदलकर कर दिया गया था तपेश्वर नाथ धाम। ठीक।
सूखे की निगरानी हेतु बेहतर स्टेशन, ठीक, सूखे की निगरानी हेतु बेहतर स्टेशन कौन से राज्य में लगाया गया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की सभी तहसीलों सहित राज्य के 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन TWS स्थापित करने की घोषणा की है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से जिले? हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, जालौन, झांसी, महोबा और चित्रकूट जिले आते हैं जो प्रत्येक वर्ष सूखे की चुनौती का सामना करते हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS ऑटोमेटिक या स्वचालित प्रकार का पारंपरिक वेदर स्टेशन है और इसका उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में या जब मानव शक्ति अपर्याप्त हो तो मौसम की निगरानी के लिए किया जाता है। ओके। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को ई मोबिलिटी में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। ई मोबिलिटी क्या थी? तो राज्य के अगले 5 वर्ष में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना है, उसको नाम दिया गया है ई मोबिलिटी। तो कंपनियों को आमंत्रित किया गया है कि आइए आप बिट जो है लगाइए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन UPSRTC ने सकल लागत अनुबंध के आधार पर 5,000 ई बसों की आपूर्ति, संचालन और रख रखाव की बोलियों को आमंत्रित करने के लिए निविदा जारी किया। अब आप कहेंगे 5,000 यहाँ बता रहे हो, यहाँ 50,000, तो एक्चुअली खरीदना टोटल 50,000 है, लेकिन पहले चरण में 5,000 बसों के लिए जो है अभी बोली लगवानी है। ठीक है, 5,000 बसें खरीदी जाएंगी पहले चरण में, फिर अलग अलग चरण में 50,000 पूरा किया जाएगा। पहले चरण में अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 5,000 ई बसें तैनात की जाएंगी। ठीक है, यह राज्य और ये UPSRTC है क्या? तो यह राज्य और अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा के रूप में संचालित होती है। उत्तर भारत के बसों का सबसे बड़ा बेड़ा है। लखनऊ इसका जो है निगम का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, बुंदेलखंड बनेगा नया पावर हाउस। बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिससे 3,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन होगा। ठीक है, तो याद रखिए 10 सौर ऊर्जा परियोजना, 3,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन, बस इतना याद रखिए। कहाँ कहाँ पर लगाए जाएंगे? जालौन, झांसी, ललितपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा। ठीक है, तो ये सभी जिलों में लगाए जाएंगे। झांसी जिले में टस्को द्वारा 3430 करोड़ का 600 मेगावाट का परियोजना लगाया जा रहा है। ठीक है, टस्को कंपनी इसमें मुख्य भूमिका अदा कर रही है। कौन कंपनी? टस्को। ठीक है, देखिए टस्को यहाँ पर 600 मेगावाट लगा रही है, फिर टस्को ललितपुर में 600 मेगावाट लगा रही है, फिर टस्को चित्रकूट में 800 मेगावाट लगा रही है। तो टस्को का ज़्यादा इसमें योगदान है, तो इसलिए इसको याद रखिए। लखनऊ में धारा 144 लागू हो गई थी जो है इलेक्शन के समय। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव बनाए गए थे इलेक्शन के समय। वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश नया गृह सचिव नियुक्त करने की मंजूरी किसने दी थी? तो ये मंजूरी दी थी निर्वाचन आयोग ने। 1990 बैच के अधिकारी थे। मुख्य सचिव का चुनाव मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, क्योंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कार्यकारी आदेश से होता है, इसलिए राज्य के राज्यपाल द्वारा इनको नामित किया गया था। ठीक है, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। कार्यालय इनका क्या होता है? तो इस पद के लिए कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जब तक मुख्यमंत्री चाहे रख सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, संविधान के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। तो एक क्या हो गया? संवैधानिक निकाय हो गया, है ना। ये जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं का इलेक्शन कराता है। उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उत्पादों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक। तो उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बन जाएगा फार्मास्यूटिकल उत्पादों का। ठीक है, इसके लिए क्या कर रहा है? CM ने कहा कि सरकार ललितपुर में 2,000 एकड़, कितने में? 2,000 एकड़ में फार्मा पार्क बना रही है और मेडिकल डिवाइस पार्क, कहाँ पर? मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने का भी योजना बना रही है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश उत्पादक और निर्यातक में फार्मास्यूटिकल्स में फर्स्ट हो जाएगा। त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये अपराध की रोकथाम और जांच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। त्रिनेत्र 2.0 इसका उपयोग इंस्पेक्टर और उससे ऊपर रैंक के सभी पुलिसकर्मी की आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। पुलिसकर्मी अपराध से संबंधित व्यापक जानकारी इनपुट और एक्सेस कर सकते हैं। इसके अपराध इतिहास, FIR विवरण, पूछताछ रिपोर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, पुरस्कार, कारावास विवरण और जब्ती रिकॉर्ड शामिल है। ठीक है, 2.0 त्रिनेत्र के तहत क्या होता है? जो है कैमरे लगाए जाते हैं। तो कैमरे लगाए गए हैं, CCTV। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने UP मदरसा शिक्षा अधिनियम के असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्यों? हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया। इतना याद रखिएगा कि किसने जो है असंवैधानिक घोषित किया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। यही क्वेश्चन बन के आएगा तो। ठीक है, फैसला सुनाया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 असंवैधानिक है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अगर पूछेगा कि क्यों असंवैधानिक घोषित किया है,
तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तथा राज्य सरकार के औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में वर्तमान छात्रों को समायोजित करने का आदेश दिया। किसने? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है। ठीक है, इसमें क्या कहा था कि याचिकाकर्ता ने यूपी मदरसा बोर्ड, जिसने याचिका की थी, तो उसने कहा था कि यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। साथ ही मदरसों का प्रबंधन शिक्षा विभाग के बजाय, जो मदरसों का प्रबंधन होता है वो शिक्षा विभाग नहीं करता है, उसके बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इसका प्रबंधन करता है। इस पर भी आपत्ति जताई गई थी। तो इसको मानते हुए इसकी संवैधानिकता को निरस्त कर दिया है हाईकोर्ट ने। ठीक है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र महामारी के बाद भारत के विकास में अग्रणी हैं, ये बताया है SBI की रिपोर्ट ने। मसान होली, तो मसान होली कहाँ पर खेली जाती है? हाल ही में वाराणसी में 2 दिवसीय, कितना? 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम मसान होली मनाई गई। इस दौरान भक्त एक दूसरे पर अंतिम संस्कार की अग्नि की राख और गुलाबी पाउडर, जिसको गुलाल कहते हैं, उड़ाते हैं एक दूसरे पर। इस आयोजन को मृत्यु का जश्न मनाने के तौर पर देखा जाता है। कहाँ पर होता है? वाराणसी में होता है, इतना याद रखिए। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। ठीक है, तो मार्च माह का करंट अफेयर आपका पूरा हो गया। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो और आपके कोई काम आ रही हो जो परीक्षाओं में हेल्प करे, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हेल्प करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।